तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने निवास बुलाकर मुझे एक पेन ड्राइव दिया और ये कहा कि इस पेन ड्राइव में जो कंटेंट है उसे आप सर्कुलेट कर दें, मीडिया को भेज दें। मुझे तो ये पता भी नहीं था कि इस पेन ड्राइव में है क्या। अगर आप किसी के कॉल्स को रिकॉर्ड कर रहे हो और वो भी इलीगल कर रहे हो तो ये सीधे तौर पर अपराध है। इसीलिए तो मेरे ऊपर मामला दर्ज हुआ। अगर ये अपराध की श्रेणी में ही नहीं होता तो मेरे ऊपर गजेंद्र सिंह शेखावत जी क्यों केस दर्ज करवाते? क्योंकि जोधपुर में उनको सबसे बड़ा खतरा रहा करता था गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, और गजेंद्र सिंह शेखावत जी को वो जिम्मेदार मानते थे अपने पुत्र की हार का। अगर मोहब्बत होती तो 25 सितंबर 2022 को वो षड्यंत्र नहीं रचते और उन्होंने उस षड्यंत्र के तहत विधायक दल की मीटिंग भी नहीं होने दी। और जिनसे वो मोहब्बत की बात करते हैं, वास्तविक रूप में उस नौजवान को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग करते हैं। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद अपनी कुर्सी से ऐसे चिपके कि तमाम तरह के षड्यंत्र उन्हें चाहे रचने पड़े हों, वो सारे के सारे कर्म उन्होंने किए कि अपनी कुर्सी को कैसे बचाए रखें और कैसे चिपके रहें, और वो सफल हुए इसमें आखिरकार। प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर आपके सर पे हाथ रखे तो कौन व्यक्ति होगा जो उनकी बात पे भरोसा नहीं करेगा? वही मैंने किया। सरकार का पूरा कार्यकाल होने को आया, लगभग 2-3 महीने बचते हों और मुझे ये कहे कि अब तू जाने और तेरा काम जाने, तो भाई जिस कर्म को मैंने किया ही नहीं उसकी सजा मैं क्यों भुगतूंगा? ऐसी राजनीति का क्या फायदा कि वो स्वयं को ही नहीं बचा सके। हमारे पास तो इतना सब कुछ है कि उनकी पूरी 40 साल की राजनीति को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सकता है। आज आप युवाओं की आवाज उठाने की बात करते हैं, तो जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने क्या किया था? क्यों नहीं आपने युवाओं की बात सुनी? पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में फोन टैपिंग मामला आपने सुना होगा, राजस्थान की सियासत में हलचल पैदा कर दिया था। एक तरफ अशोक गहलोत गुट और दूसरी तरफ सचिन पायलट गुट। एक समय ऐसा भी था जहां सरकार टूटने की कवायद तेज थी, विधायकों की खरीद फरोख्त से लेके पूरी सियासत गर्मा गई थी। इसी बीच एक मामला आता है, फोन टैपिंग मामला, जिसकी सीडी वायरल होती है। मेरे साथ अभी मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा। इनसे जानते हैं वो क्या था पूरा मामला, अभी भी वो अशोक गहलोत पर हावी हैं। सर देखिए, तो पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरीके से 2020 में पॉलिटिकल क्राइसिस एकदम से डेवलप हुए थे, जब ऐसी स्थितियां बन गई थी कि सरकार गिरने की संभावना बन रही थी। एक ऐसा माहौल तैयार हो गया था कि जैसे सरकार गिर सकती है। तो उस दौरान एक ऑडियो क्लिप रिलीज हुई थी और उस ऑडियो क्लिप के रिलीज होने के बाद में पूरे प्रदेश में भूचाल आ गया। राजस्थान की राजनीति में मुझे लगता है कि ऐसा कभी समय नहीं आया होगा कि ऑडियो क्लिप्स जो बात कर रहे थे आपस में किसी तरीके की, तथाकथित रूप से उसमें तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और हमारे कांग्रेस के जो अब दिवंगत हो गए हैं एमएलए भंवरलाल शर्मा जी और भी कुछ लोगों की उसमें आवाज़ें, ऐसा बताया जाता था कि उनकी आवाज़ें हैं। तो वो एक ऑडियो क्लिप्स रिलीज़ हुई थी और उसके बाद तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। और कहते हैं कि जब इतनी दौड़ भाग हुई तो मामला काफ़ी कंट्रोल में आ गया। तो सबसे बड़ा की पॉइंट अगर कुछ रहा उस क्राइसिस के दौरान तो वो ऑडियो क्लिप्स का रिलीज़ होना रहा कि उन ऑडियो क्लिप्स के रिलीज़ होने के बाद ही तत्कालीन जो सचेतक थे महेश जोशी जी, उन्होंने जाके मुकदमे दायर करवाए और बड़ी बड़ी खबरें छपी। तो ये फ़ोन टेपिंग का जो मामला था या ऑडियो क्लिप्स का जो मामला था, मैंने पहले भी कई बार कहा आप जैसे मेरे तमाम साथियों को कि फ़ोन टेपिंग से सीधे तौर पर मेरा कोई लेना देना नहीं था। चूंकि मैं मुख्यमंत्री जी के ओएसडी के रूप में काम कर रहा था और मीडिया को मैं हैंडल करता था, देखता था, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर, सरकारी निवास पर बुलाकर मुझे एक पेन ड्राइव दिया और ये कहा कि इस पेन ड्राइव में जो कंटेंट है उसे आप सर्कुलेट कर दें, मीडिया को भेज दें। मुझे तो ये पता भी नहीं था कि इस पेन ड्राइव में है क्या। फोन टैपिंग मामले में लोकेश शर्मा को घसीटा गया? देखिए, ये कहा नहीं जा सकता कि घसीटा गया। उन्होंने मुझे काम दिया, यानी जिस तरीके से बाकी के मेरे डेली के रूटीन के काम रहा करते थे कि मुख्यमंत्री जी कहाँ जा रहे हैं, उनकी आज कहाँ बाइट होनी है, किस तरीके के प्रोग्राम्स हैं, तो जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ को अगर मैं मीडिया को सर्कुलेट करता था, भेजता था, उनके भाषणों के अंश में भेजता था, क्या प्रेस नोट जाना है, अगर उसकी जानकारी मैं देता था, तो जब मुख्यमंत्री जी ने मुझे कोई जिम्मेदारी दी कि इस ऑडियो क्लिप को, यानी ऑडियो क्लिप नहीं,
इस पेन ड्राइव में जो भी कंटेंट है उसे आप मीडिया को सर्कुलेट करो, तो मैंने वही किया। ये कहा जा सकता है कि उस वक्त मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा जताया गया और वो जिम्मेदारी मुझे ही दी गई और मैंने भी उसी भरोसे के साथ उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया। तो फ़ोन टेपिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फ़ोन टेप करना या रिकॉर्ड करना ये मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता, ना मैं इसके लिए अधिकृत भी हूँ। देखिए, किसी भी फ़ोन को सर्विलांस पे लेने के लिए तमाम नियम, कायदे और कानूनों को उपयोग में लिया जाता है। परमिशन ली जाती है, डीजीपी की जानकारी में होता है, उस वक्त के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी जानकारी में होता है, इंटेलिजेंस के लोगों को जानकारी में होता है कि किन लोगों के टेलीफोन्स को सर्विलांस पे लिया गया है और किन को इंटरसेप्ट करना है। तो अगर ये पूरा का पूरा प्रोसेस लीगल होता है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, बहुत सारी परमिशंस लेनी होती हैं। उसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति की कॉल्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो प्रदेश के लिए खतरा हो या जिसके लिए इंटेलिजेंस ने ये एक कहते हैं कि इंटेलिजेंस ने कोई सूचना इस तरीके की दी हो कि इनसे किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं या जो किसी साजिश में शामिल होते हैं, जो कोई साजिश रच रहे होते हैं, उन लोगों के कॉल्स को इंटरसेप्ट किया जाता है। कौन हो सकते हैं वो लोग साजिश करने वाले? देखिए, साजिश तो कोई भी कर सकता है, आपराधिक किस्म के लोग भी कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लोगों के सामान्यतया कॉल रिकॉर्ड नहीं होते हैं, सर्विलांस पे नहीं लिए जाते हैं। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने ही विधायकों सहित विपक्ष के विधायकों के जो टेलीफोन्स थे, मोबाइल फ़ोन्स थे, उनको सर्विलांस पे लिया हुआ था और वो किससे क्या बातचीत करते थे इसकी तमाम जानकारी वो रखते थे। जो भी कॉल्स रिकॉर्ड होते थे डेली उनके पास वो पहुंचते थे, उन्हें सुनते थे बाकायदा कि किस व्यक्ति ने किससे क्या बात की है। क्या ये बात विधायकों को पता थी? नहीं, विधायकों को नहीं पता थी। ऐसे कैसे पता हो सकती है भाई? आप किसकी निजता का हनन कैसे कर सकते हो? ये तो अपराध है ना। अगर आप किसी के कॉल्स को रिकॉर्ड कर रहे हो और वो भी इलीगल कर रहे हो तो ये सीधे तौर पर अपराध है। इसीलिए तो मेरे ऊपर मामला दर्ज हुआ। अगर ये अपराध की श्रेणी में ही नहीं होता तो मेरे ऊपर गजेंद्र सिंह शेखावत जी क्यों केस दर्ज करवाते? उन्होंने अपनी एफआईआर में यही तो मेंशन किया कि हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को इलीगली इंटरसेप्ट करके सर्कुलेट किया गया। तो ये सारा का सारा मामला राजनीतिक फायदे के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन कॉल्स को रिकॉर्ड किया या उन लोगों के टेलीफोन्स को सर्विलांस पे लिया जिनसे उन्हें कोई फ़ायदा हो सकता था और आखिर में उन्होंने उसको उपयोग में लिया। तो राजनीतिक फ़ायदे के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए विधायकों सहित विपक्ष के विधायकों के भी टेलीफोन्स को इंटरसेप्ट किया, जो कि मुझे लगता है अपराध था। राजस्थान की राजनीति में उस समय ऐसा लग रहा था कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर फ़ोन टैपिंग का मामला आता है, विधायकों की खरीद फरोख्त का जो सीडी वायरल होती है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो हुआ या नहीं हुआ, क्या कारण थे, क्या वास्तव में ऐसा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था, ये मुझे लगता है कि सारी की सारी एक भ्रामक तरीके की स्थितियां उत्पन्न की गई थी और किसी एक व्यक्ति विशेष को, यानी हमारी ही पार्टी के नेताजी को, जो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मुझे लगता है उनके सहित जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो जोधपुर से ही आते हैं, वहाँ से सांसद निर्वाचित हुए थे और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, इन दोनों लोगों की व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का एक कुचक्र रचा गया, जिसमें वो कामयाब हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री। क्योंकि जोधपुर में उनको सबसे बड़ा खतरा रहा करता था गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, और गजेंद्र सिंह शेखावत जी को वो जिम्मेदार मानते थे अपने पुत्र की हार का, क्योंकि वैभव गहलोत वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो उन्हें लगता था कि भाई इस व्यक्ति की वजह से मेरा पुत्र सांसद नहीं बन पाया। तो कहीं ना कहीं मन में टीस थी और एक बदला भी लेना था कि इनकी छवि को कैसे खराब किया जाए। तो वो सारी स्थितियाँ उत्पन्न हुई या की गई, ये तो जब जांच होगी तब अपने आप पता लग जाएगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ था, उस घटना के बाद इन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि जो सरकार गिर रही थी, मैंने उसे बचाने का काम कर लिया। और जिन लोगों से इनको खतरा महसूस होता था, चाहे वो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट रहे हों, उनकी छवि को खराब कर उन्हें कांग्रेस से बर्खास्त तक करवा दिया। तो ये सारा का सारा जो कुचक्र था, वो स्वयं के फायदे के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए और राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए इस तरीके का एक कुचक्र रचा। क्या उस समय सरकार गिराने की साजिश रची गई?
देखिए, मैंने कहा ना कि ये साजिश थी या नहीं थी, ये तो वो स्वयं जाने, लेकिन माहौल एक ऐसा बना दिया गया था कि सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है, विधायकों को पैसे देकर खरीद फरोख्त की तैयारी की जा रही है। तो इस तरीके का एक परसेप्शन उस वक्त में बना दिया गया था। जनता के सामने अशोक गहलोत साफ छवि का नेता, जननायक और गरीबों का मसीहा ऐसे कहा जाता है, वो जनता मानती भी है। लेकिन ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे आरोप आप लगाते हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पब्लिकली व्यू अगर आप देखें तो ऐसा मैसेज। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राजस्थान में पब्लिकली जो एक परसेप्शन बना हुआ है अशोक गहलोत जी के लिए, बहुत ही सौम्य, शालीन, सहज और एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति का बना हुआ है। लोगों का कहना है कि बहुत ईमानदार हैं, बहुत स्वच्छ छवि के हैं। तो मैं यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता को वही दिखता है जो उनके सामने होता है। कई बार जो पीछे की चीज़ें होती हैं वो उनको समझ नहीं आती या उन्हें जानकारी नहीं मिलती है। मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में दो चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उनका जो एक व्यक्तित्व है पूरे तरीके से दोहरा चरित्र वाला व्यक्तित्व है। उनके दो रूप दिखाई देते हैं। पहला रूप, जब वो विपक्ष में होते हैं तो प्रदेश के सबसे अच्छे नेता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। हर व्यक्ति जो उनसे मिलता है उसे ये महसूस होता है कि इनसे अच्छा नेता तो कई सदियों तक ना इस प्रदेश में उसने जन्म लिया ना आगे जन्म लेगा, क्योंकि इतनी सहजता से उससे मिलते हैं, उसे ये महसूस कराते हैं कि आपके साथ मैं बहुत आत्मीय तरीके से मिल रहा हूँ और आप ही हो। यानी जो वो शब्द बोलते हैं ना कि जनता ही माई बाप है, उस वक्त वो वाकई में उस जनता को जिनसे वो मिलते हैं, जिन्हें वो बुलवाते हैं मिलने के लिए, जिन्हें समय देते हैं, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए कोई काम तो होता नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से फ्री रहते हैं, तो वो प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएं अपने पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, ताकि जनता में ये मैसेज जाए कि ये आम आदमी के नेता हैं, आम व्यक्ति से सीधे तौर पर मिलते हैं। तो जो व्यक्ति उनसे जाकर मिलता है उसे तो ये महसूस होता है ना, क्योंकि वो उसे बगल में बिठाकर अपने साथ में चाय पिलाते हैं, उससे परिवार की कुशल क्षेम पूछते हैं, तो उसे लगता है कि यार एक व्यक्ति जो प्रदेश का 3 बार मुख्यमंत्री रहा हो, वो अगर मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है तो वो किसके लिए किस तरह की कितनी अच्छी सोच रखता होगा। तो ये एक रूप होता है उनका जब वो विपक्ष में होते हैं। दूसरा रूप, जैसे ही वो सरकार में आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, उनका लोगों से पूरी तरीके से कटाव हो जाता है। वो लोगों को अपने नज़दीक नहीं आने देते। सिर्फ गिने चुने जो 4-5 लोग होते हैं वही पूरा का पूरा एक कोकस बना लेते हैं। वो जिसको चाहते हैं उसे मिलाते हैं, वो जिसको चाहते हैं उसे समय देते हैं। तो वो आम व्यक्ति या वो जिसने ये सोचा था कि प्रदेश में इनसे अच्छा व्यक्ति का धनी कोई हो नहीं सकता, उस वक्त वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि जिस 5 साल के विपक्ष में उसने कई बार मुलाकातें की होंगी, वो व्यक्ति सरकार में आने के बाद मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तरसता है। वो मुख्यमंत्री निवास तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अब उसकी आवश्यकता नहीं है। विपक्ष में रहते हुए आवश्यकता थी, क्योंकि वो परसेप्शन बनाना था, अपनी छवि को और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी मार्केटिंग करवानी थी कि देखिए मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ जो आज आपको समय दे रहा हूँ। आपने कहा तो ये जो सारा का सारा एक जो चरित्र है, यानी जब सरकार में आ जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनसे कोई मिल नहीं सकता। तो ये जो दोहरा व्यक्तित्व है, दोहरा जो चरित्र है कि अपने फायदे के लिए विपक्ष में भी अपने फायदे के लिए लोगों से मिलते हैं, और जब सरकार आ जाती है तो हर उस व्यक्ति को भूल जाते हैं जिन्होंने उनका सहयोग किया या उनके साथ वो मजबूती से खड़ा रहा। वो कभी मिल ही नहीं पाता बेचारा। आपने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को दरकिनार कर दिया गया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक सुखद तस्वीर आती है राजस्थान की राजनीति के लिए। पायलट खुद सचिन पायलट अशोक गहलोत जी के पास जाते हैं, वो मुलाकात होती है। आप उसको कैसे देखते हैं इस राजनीति के नज़रिए से? देखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुखद तस्वीर थी कि जिस पूरे के पूरे दृश्य को देखने के लिए राजस्थान का कांग्रेसी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, वो दृश्य देखने को मिला। लेकिन पहल तो सचिन पायलट जी ने ही की ना। आखिरकार जब उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए अपने पिताजी की 25वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम के लिए उन्हें आमंत्रित करने उनके निवास पर पहुंचे, तब वो सुखद तस्वीर पूरे देश और प्रदेश की जनता के समक्ष आई कि भाई ये इनको आमंत्रित करने पहुंचे हैं। और जब उनका कार्यक्रम था तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे भी। तो ये अच्छी बात है अगर इस तरीके से एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाएगा। और ये जो संदेश है कि अब हम एक हो गए हैं, उन्होंने ये बयान भी दिया
तत्कालीन मुख्यमंत्री जो उस वक्त में मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, जब उस प्रोग्राम में वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे अंदर तो कभी किसी प्रकार की कटुताई नहीं थी, हमारे अंदर बहुत मोहब्बत है और एक दूसरे के प्रति कोई किसी प्रकार की मत भिन्नता भी नहीं थी। तो ये राजनीतिक बयान होते हैं वास्तविक रूप में, और इनका समय समय पर उपयोग लिया जाता है, क्योंकि जो उन्होंने कहा ना कि हमारे अंदर तो बहुत मोहब्बत है, अगर मोहब्बत होती तो 25 सितंबर 2022 को वो षड्यंत्र नहीं रचते कि जो इस तरह से आलाकमान के दूत यहाँ कोई फरमान लेकर आए थे या कोई एक निर्णय लेकर आए थे, और वो चाहते थे कि विधायक दल की बैठक हो, विधायक दल की मीटिंग हो, और उन्होंने उस षड्यंत्र के तहत विधायक दल की मीटिंग भी नहीं होने दी। क्योंकि हो सकता था उस दिन सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाने का कोई फरमान जारी होता या विधायक दल की मीटिंग में ये निर्णय लिया जाता कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो अगर उनसे मोहब्बत होती तो निश्चित तौर पर उस दिन वो अपने निवास पर विधायक दल की बैठक होने देते, आला कमान की पीठ में छुरा नहीं घोंपते, और जिनसे वो मोहब्बत की बात करते हैं वास्तविक रूप में उस नौजवान को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग करते। क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनते, लेकिन अशोक गहलोत ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया? नहीं, पावर वाली जैसी कोई बात नहीं थी। देखिए, ये तो तय प्रदेश के चुने हुए कांग्रेस के विधायकों को करना था और आला कमान को करना था। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो विधायकों की राय के अनुसार जो भी निर्णय लिया होगा, तो वो एक चुनाव की प्रक्रिया थी कि मुख्यमंत्री किसे बनना है। हालांकि ये लगता है, क्योंकि जो तस्वीर राहुल गांधी जी के यहाँ से रिलीज हुई थी, जो जारी हुई थी, जिसमें एक तरफ अशोक गहलोत जी थे, दूसरी तरफ सचिन पायलट जी थे और बीच में राहुल गांधी जी थे, तो सभी को ये महसूस हो रहा था, ये लग रहा था कि निश्चित रूप से आने वाले समय में सचिन पायलट इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और इन दोनों का आधा आधा कार्यकाल होगा, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन वो हो नहीं पाया। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद अपनी कुर्सी से ऐसे चिपके कि तमाम तरह के षड्यंत्र उन्हें चाहे रचने पड़े हों, हठ धर्मिता अपनी करनी हो, कुचक्र रचने पड़े हों, चाहे आला कमान के साथ विश्वासघात करना पड़ा हो, वो सारे के सारे कर्म उन्होंने किए कि अपनी कुर्सी को कैसे बचाए रखें और कैसे चिपके रहें, और वो सफल हुए इसमें। आखिरकार पूरे 5 साल उन्होंने उस कुर्सी के साथ निकाल दिए। पूर्व मुख्यमंत्री का आप ओएसडी भी रहे हैं, साथ में काम किया, साथ रहे, क्या आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ एक लोकेश शर्मा जैसा व्यक्ति सामने खड़ा है? देखिए, मैं तो सच के साथ खड़ा हूँ। जिस मामले को लेकर आपने शुरुआत की, फोन टेपिंग वाला मामला, वहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि जब उन्होंने मुझ पे भरोसा किया तो मैंने भी पूरी तरह से उनके ऊपर भरोसा किया। लोग कहते हैं कि मैंने अशोक गहलोत जी का भरोसा तोड़ा, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा भरोसा, लोकेश शर्मा को जो उन्होंने भरोसा दिया था, वो भरोसा अशोक गहलोत जी ने तोड़ा। मुझसे जिस तरह के उन्होंने वादे किए, मुझे जो आश्वासन दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए आपके ऊपर आंच तक नहीं आने देंगे, आपको परेशान नहीं होने देंगे, तो इस पूरे मामले में जब उन्होंने मुझे इतना आश्वासन दे दिया, प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर आपके सर पे हाथ रखे तो कौन व्यक्ति होगा जो उनकी बात पे भरोसा नहीं करेगा। वही मैंने किया, और जब समय बीतता गया, सरकार का पूरा कार्यकाल होने को आया, लगभग 2-3 महीने बचते हों, ऐसे समय में वो व्यक्ति अपने सारे के सारे आश्वासन वापस ले ले और मुझे ये कहे कि अब तू जाने और तेरा काम जाने, तो भाई जिस कर्म को मैंने किया ही नहीं उसकी सजा मैं क्यों भुगतूंगा? उस दोष को लेकर मैं कब तक चलूंगा जो काम मैंने किया ही नहीं? तो ऐसी स्थिति में मैंने सच पूरे प्रदेश के समक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाहिर किया कि फोन टेपिंग मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर बुलाकर मुझे पेन ड्राइव दिया और उस पेन ड्राइव में वो ऑडियो क्लिप्स थे जिन्हें मुझे रिलीज करने के लिए कहा गया। तो मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, मैंने अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया और उसमें मुझे पूरी तरह से फंसा दिया गया। मेरे ऊपर FIR दर्ज हुई, मैंने 3 साल उस केस को झेला है। जब भी मैं क्राइम ब्रांच जाता 4-4, 5-5 घंटे के साथ, कई बार मेरी 8-8 घंटे भी मेरे साथ पूछताछ हुई है, तो ऐसे में क्या बीतती होगी मेरे ऊपर। उस सारी प्रताड़ना को बर्दाश्त किया, सब कुछ मैंने अकेले झेला, सिर्फ इस आश्वासन पे
कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे भरोसा दे रखा है कि कुछ भी नहीं होने दूंगा, तो बाद में वही व्यक्ति अगर ये कहे कि अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता था। स्वयं के बचाव के लिए मुझे सच पूरे प्रदेश के समक्ष लाना पड़ा और वही मैंने किया। आदमी अपने आप को तो बचाएगा ही ना, ऐसी राजनीति का क्या फायदा कि वो स्वयं को ही नहीं बचा सके। तो वही मैंने किया। तो मैं सामने नहीं खड़ा हूं, मेरी कोई व्यक्तिगत नाराजगी, व्यक्तिगत दुश्मनी या व्यक्तिगत दुर्भावना तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए नहीं है। मैंने हमेशा जो भी कहा अपने बचाव के लिए कहा। अगर वो ये सोचते हैं कि मैंने कुछ गलत किया है तो कभी सामने आकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कभी उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि लोकेश शर्मा झूठ बोल रहा है। मैं पिछले 1.25 साल से लगातार ये कह रहा हूँ, या जो भी मुझसे जिस भी मंच पे मुझसे बात की जाती है, आप जैसे साथी आके मुझसे पूछते हैं, तो मैं हर किसी को वही बात, वही सत्य उन तथ्यों के साथ उनके समक्ष रखता हूं कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। और अशोक गहलोत जी ने मुझे स्वयं अपने घर बुलाकर पेन ड्राइव दिया, तो वो क्यों नहीं कहते इस बात को कि लोकेश शर्मा मेरी छवि को खराब करने के लिए या मेरी जो राजनीतिक एक पूरी की पूरी जो स्ट्रेंथ बनी हुई है उसको डेंट करने के लिए इस तरीके के झूठे और अनर्गल आरोप लगा रहा है। तो कहें, मेरे ऊपर मानहानि का दावा करें कि लोकेश शर्मा झूठा है और वो सारी की सारी मनगढ़ंत कहानियां बता रहा है, फिर हम बताएंगे। क्योंकि मैंने जो कुछ डिस्क्लोज किया वो सिर्फ उस केस से संबंधित किया। हमारे पास तो इतना सब कुछ है कि उनकी पूरी 40 साल की राजनीति को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन हम उनमें से नहीं आते। जो आवश्यक है स्वयं के बचाव के लिए, क्योंकि अगर कोई नाराजगी होती, दुर्भावना होती या उनका नुकसान करना होता तो ये सारे के सारे खुलासे चुनाव से पहले भी तो किए जा सकते थे। अगर मैं विधानसभा चुनाव से पहले इन खुलासों को करता या ये सच उजागर करता तो निश्चित तौर पर उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जेल जाना पड़ता और ये सरकार गिर जाती। तो वो मैंने नहीं किया ना, क्योंकि मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। मैं उनका नुकसान नहीं चाहता था, साथ ही कांग्रेस पार्टी का नुकसान नहीं चाहता था। अशोक गहलोत अपने बयानों में कई बार कहते हैं, जिक्र भी करते हैं कि जहां पूरे देश में सरकारी कांग्रेस गिरती है और बचाने का प्रयास नहीं किया जाता, और मैंने राजस्थान में वो करके दिखाया कि सरकार खूब बचा के निकला हूँ। देखिए, हाल ही में मैंने उनका एक जोधपुर में एक बयान भी सुना कि 3 लोगों ने मेरी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा, और उनके 3 के नाम भी लिए उन्हें बाकायदा। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ये तीनों के तीनों शामिल थे मेरी सरकार को गिराने की साजिश में, षड्यंत्र में, और मेरे पास सबूत भी हैं। तो आज एक जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत भी राजनीति जानता है या थोड़ा समझदार है, क्या उसके जहन में ये नहीं आएगा कि आपके पास सबूत थे तो आपने इन लोगों के खिलाफ, जब आप मुख्यमंत्री थे और आपको ये पता लग गया था कि मेरी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है, तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई? क्यों नहीं इनको गिरफ्तार करवाया? क्यों नहीं आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? तो आज आप इस बात को कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत थे। अरे भाई, उन सबूतों को लेके आप घूम रहे हो और ये लोगों को बता रहे हो कि मेरे पास सबूत थे। आज अगर आप इस तरह के बयान देते हो तो सिर्फ और सिर्फ चर्चा में रहने के लिए, खुद को बनाए रखने के लिए, क्योंकि आज की डेट में अस्तित्व का संकट बहुत बड़ी असुरक्षा उनके मन में उत्पन्न कर रहा है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, सबूत तो मेरे पास थे। अगर सबूत उनके पास होते तो वो भी बताते ना, सबको बताते। अगर किसी व्यक्ति के पास सबूत होते हैं तो वो सीना ठोक के लेकर जाता है और कहता है कि ये देखिए सबूत, मेरे पास सबूत है, मैं लेके गया। मैंने दिल्ली पुलिस को, क्राइम ब्रांच को वो सबूत सौंपे और ये बताया, पूरे स्टेट यानी सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से उन्हें बताई कि क्या घटनाक्रम हुआ था, और जो एविडेंस हैं वो ये रहे। तो इस तरीके से सबूत प्रस्तुत किए जाते हैं। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। अगर मेरे पास सबूत नहीं होते तो मेरी बात कौन मानता भाई? कौन ये सुनता? आज आप लोग भी मेरे पास आके बात नहीं कर रहे होते अगर मैं उन सबूतों को अपने पास बचा के नहीं रखता। हालांकि उन्होंने तो पूरा प्रयास किया था। उन्होंने मेरे इस कार्यालय में SOG की रेड डलवाई उन सबूतों को हासिल करने के लिए कि अगर इसके पास कोई सबूत होंगे तो मुझ तक पहुंच जाएंगे, या मैं उन्हें पता कर लेता हूं कि कहीं भविष्य में ये मेरा कुछ नुकसान नहीं कर दे कोई सबूत हो। तो जब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गए ना कि लोकेश शर्मा के पास कुछ नहीं है, तब जाके उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से मुझसे अलग कर लिया और इस केस से भी अलग कर लिया। तो ऐसे में मैं कहाँ जाता? पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में SI भर्ती निकली थी, 2025 चल रहा है, उस भर्ती पेपर लीक होता है और धरना अभी भी चल रहा है।
कल सुनवाई भी हुई और सरकार ने साफ मना कर दिया कि भर्ती रद्द नहीं होंगी, लेकिन ये भर्ती पूर्ववर्ती सरकार की है। इस पेपर में डमी अभ्यर्थी पकड़े में आ गए, एसओजी ने मान लिया और पुलिस हेडक्वार्टर ने भी मान लिया, लेकिन फिर भी भर्ती रद्द नहीं हुई। इसको लेकर आप क्यों कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के शासन में तत्कालीन समय में लगभग 17 पेपर लीक हुए थे और जिस एसआई भर्ती की आप बात कर रहे हैं उसका भी पूरा का पूरा प्रकरण सभी के सामने है। लेकिन एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं सभी के लिए कि इस प्रदेश के नौजवान के साथ जिस तरह का वादा इस सरकार ने सरकार बनने से पहले किया था, चुनावों से पहले किया था कि आपके हितों की रक्षा के लिए हमें जो कदम उठाने होंगे हम उन्हें उठाएंगे, तो जो वादे नौजवानों के साथ किए गए थे, ये भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने की बात थी। इन्होंने स्वयं ने कहा था कि हम इसे रद्द करेंगे। तो ये आज के नौजवान के साथ जो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि इसमें कुछ ना कुछ हमारे हितों की सुनवाई होगी, उनको पूरी तरीके से दरकिनार किया गया है। तो मुझे लगता है कि सरकार को नौजवानों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। जिस मंशा से वो सरकार में आए थे, जो वादे नौजवानों के साथ किए, प्रदेश की जनता के साथ किए, उनको पूरा करने के लिए कदम उठाने चाहिए, ना कि उन नौजवानों के हितों पर कुठाराघात करने के। आपने कल ट्वीट भी किया था एसआई भर्ती को लेके कि अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया था कि इस भर्ती को रद्द करवाना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए, लेकिन ये भर्ती जब वो मुख्यमंत्री थे तभी निकाली गई। हाँ, उन्होंने तो उस टाइम कुछ रद्द नहीं किया भाई। देखिए, रीट पेपर लीक की सारी बातें आ गई थी और उन्होंने ये माना भी था कि एक पेपर लीक हुआ है, उसे रद्द भी किया। लेकिन जो लोग उस पूरी की पूरी घटना में शामिल थे, उनको तो उन्होंने ये कह के बचाया कि ये तो अपने ही आदमी है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके कार्यकाल में इतने पेपर लीक हुए हों और उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की हो, अगर वो आज ट्वीट कर रहे हैं, आज आवाज़ उठा रहे हैं, तो निश्चित मानिए वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश के लोगों की नज़रों में बने रहने के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं, क्योंकि और कुछ साधन बचा नहीं है ना। आज आप युवाओं की आवाज़ उठाने की बात करते हैं, तो जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने क्या किया था? क्यों नहीं आपने युवाओं की बात सुनी? उस वक्त बहुत आंदोलन हुए, उस वक्त बहुत सारे युवाओं ने अपनी कई भर्तियों को लेकर, कई परीक्षाओं को लेकर आवाज़ उठाई और ये कहा कि इनमें ये अनियमितताएं हुई हैं, इन्हें चाहे रद्द करें, दोबारा इनको करवाएं। तो उस वक्त जब उनके हितों पर ध्यान नहीं दिया गया और आज आप ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि ये रद्द होनी चाहिए, तो आज आपको नैतिक अधिकार नहीं है इस बात का कि आप ये कहें रद्द होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार को इसे रद्द किया जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ये वादे किए थे कि हम नौजवानों के हितों के लिए काम करेंगे और पिछले कई समय से वो इस चीज़ को मान चुके थे कि इसमें अनियमितता हुई है, इसमें जो पाए गए हैं कि लीक हुआ था और कुछ लोग पकड़े भी गए थे, एसओजी ने कार्रवाई भी की थी। तो जब इतने सारे सबूत थे या इतनी सारी की सारी कार्रवाइयाँ हुई थी, तो इसे रद्द किया जाना चाहिए था छात्र हितों के लिए, या जो उस वक्त के अभ्यर्थी थे उनके हितों को देखते हुए। तो नहीं किया, तो ये मुझे लगता है ठीक नहीं हुआ। मेरा आखिरी सवाल आपके साथ में रहेगा, विपक्ष को मुख्यतः सवाल उठाना चाहिए ऐसा भर्ती के लिए, लेकिन वो काम हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं और 2.5 महीने से उस धरने में लगातार वो बैठ रहे हुए हैं। हालांकि 4 साल हो गए इस भर्ती को हुए। क्या लगता है कि भूमिका विपक्ष को निभानी चाहिए जो हनुमान बेनीवाल निभा रहे हैं? देखिए, वो भी हर उस व्यक्ति को जो जनप्रतिनिधि है, जो सरकार में शामिल नहीं है या सरकार में भी है, मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार के उस जनप्रतिनिधि को जो आज विधायक है या मंत्री है, उसे भी जनता के हितों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। उसे भी स्पष्ट रूप से, चाहे अपनी सरकार के खिलाफ क्यों नहीं कहना पड़े, उसे जनता के हितों के लिए, नौजवानों के हितों के लिए, महिलाओं और छात्रों के हितों के लिए, अगर उनके हितों पर कहीं किसी तरीके का कुठाराघात हो रहा है, उन्हें कुछ नुकसान पहुँच रहा है, तो निश्चित तौर पर आवाज़ उठानी चाहिए, सबकी आवाज बनने से। इसीलिए तो जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं। आज उम्मीद होती है हर नौजवान को कि आने वाले समय में हमारी सुनवाई होगी। अगर उन्हीं का नुकसान होगा तो वो किसके साथ जाएंगे, कहाँ खड़े होंगे? ऐसे में कोई व्यक्ति अगर उन्हें लीड करे और ये कहे कि मैं आपके साथ हूँ, तो निश्चित तौर पर उसे समर्थन मिलता है। तो ये आपने ठीक कहा कि हनुमान बेनीवाल जी ने भी इस पूरे प्रकरण को बहुत मजबूती के साथ उठाया
वो खड़े रहे, नौजवानों के साथ डटे रहे और उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। आज भी वो इस बात को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। तो जहाँ नौजवानों की बात आती है, जहाँ उनके साथ खड़े होने की बात आती है और कोई उन तक पहुँचता है कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो प्रयास करते हैं कि वो उनके साथ सहयोग करें, उनके साथ खड़े हों। तो विपक्ष के हर व्यक्ति को, जो आज सरकार में नहीं है या सरकार के दूसरे दल के रूप में है, हर व्यक्ति को आज प्रदेश में जो कुछ घटित हो रहा है उसके लिए, अगर सरकार अन्याय कर रही है, सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतर रही, सरकार जो वादे करके जिन्होंने इस प्रदेश में जिनको चुना गया, जिनको मत प्राप्त हुए, अगर वो खरे नहीं उतर रहे हैं तो सबको एकजुट होकर विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, मजबूती से निभानी चाहिए और इस सरकार को झकझोरना चाहिए कि आप ये सब कुछ गलत कर रहे हैं। लोकतंत्र में आपको जनता की आवाज़ सुननी होगी और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं और उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो मजबूती के साथ खड़े हैं हर उस अन्याय के साथ जो प्रदेशवासियों के साथ हो रहा है। तो मेरे साथ थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओजी लोकेश शर्मा, जिन्होंने बेबाकी से अपने सारे मुद्दे हमारी मीडिया चैनल के सामने रखे। कैमरामैन सरदार के साथ मैं राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।